गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेक्चर 1 फास्ट ट्रैक बैच सीए इंटर मई 2021 इनकम टैक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। रिवीजन करेंगे क्विक बेसिस पे, थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा रहेंगे, जो एग्जाम में टॉपिक्स आते हैं उस पर ज्यादा फोकस करेंगे। अलॉन्ग विद दैट जो हमारे बजट 2020 में अमेंडमेंट्स आई हैं हम उसको भी साथ साथ में कवर करेंगे। तो शुरू करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स वाले चैप्टर से। याद होगा सेक्शन नंबर 1 हमारा एप्लीकेबिलिटी भी था। इनकम टैक्स एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 2 में बहुत सारी थी डेफिनेशंस, जिसमें हम आज कवर करेंगे असेसी की डेफिनेशन को, ध्यान होगा आपको, और पर्सन की डेफिनेशन को भी। उसके बाद हम लोग सेक्शन 3 में पढ़ते थे प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन, जो बिल्कुल सिंपल था कि भाई जो हम इनकम अर्न कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में अर्न कर रहे हैं, जिसकी असेसमेंट होती थी असेसमेंट ईयर में, ठीक है। और सेक्शन 4 था हमारा चार्जिंग सेक्शन। तो चार्जिंग सेक्शन ही आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ रहा है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स जो चार्ज होता है वो हर पर्सन पे चार्ज होता है, जो सेक्शन 231 में डिफाइंड है। और किसके लिए ये टैक्स चार्ज होता है? फॉर एवरी असेसमेंट ईयर, फॉर एवरी असेसमेंट ईयर। डेफिनेशन ऑफ पर्सन पहले देख लेते हैं साथ में। पर्सन की डेफिनेशन यहाँ पे हमने इनकम टैक्स एक्ट की दे रखी है, जिसके अंदर पर्सन में इंडिविजुअल, चाहे माइनर हो, मेजर हो, साउंड माइंड का हो, अनसाउंड माइंड का हो, सारे आते थे। इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, फर्म है, फर्म के साथ में एलएलपी भी इंक्लूडेड है। फर्म वही है जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, पार्टनरशिप फर्म। एचयूएफ के बारे में आपको पता है, इसके अंदर जैन हिंदू फैमिलीज और सिख अनडिवाइडेड फैमिलीज भी इसी में इस तरह सेस होती हैं। कंपनी के अंदर इंडियन कंपनी का एक कंसेप्ट था, जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है और उसका प्रिंसिपल ऑफिस इंडिया में है, वो इंडियन कंपनी है। रजिस्टर्ड भी इंडिया में है एंड रजिस्टर्ड ऑफिस भी उसका इंडिया में है, प्रिंसिपल ऑफिस भी उसका इंडिया में है, मेन ऑफिस। तो ऐसी कंपनी क्या हो जाएगी? इंडियन कंपनी। और इंडियन कंपनी के बाद एक कंसेप्ट हम करते थे, डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी की डेफिनेशन इसलिए चाहिए होती थी हमें क्योंकि एक कंसेप्ट होता है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन है जो कंपनी डोमेस्टिक कंपनी नहीं है वो फॉरेन कंपनी है। तो बीच में इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी के बीच में हमें कौन सी कंपनी पढ़नी पड़ती थी? डोमेस्टिक कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी कौन सी होती थी? हर इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है हमेशा। और अगर कोई और कंपनी है जो इंडियन कंपनी नहीं भी है लेकिन कुछ कंडीशंस वो सेटिस्फाई कर लेती है, जैसे कि उसकी एजीएम इंडिया में हो रही है, वो डिविडेंड्स इंडिया में डिक्लेयर कर रही है, जो मेंबर्स का जो रजिस्टर है वो इंडिया में मेंटेन हो रहा है, इस तरह की अगर कंडीशंस पूरी हो जाती थी तो वो डोमेस्टिक कंपनी बन जाती थी। तो इससे हम लोग ये बोलते थे हर इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है। क्या मैं सही कह रहा हूं? हर इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है, यस। पर जरूरी नहीं है कि हर इंडियन कंपनी ही सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी हो, सिर्फ इंडियन कंपनी ही डोमेस्टिक कंपनी हो, ये जरूरी नहीं है। वो कंपनीज भी डोमेस्टिक कंपनीज हो सकती हैं जो इंडियन कंपनीज नहीं है, अगर वो कुछ कंडीशंस पूरी कर लें। और फॉरेन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी को हम अलग अलग क्यों करते थे? क्योंकि दोनों के जो रेट्स ऑफ टैक्स हैं वो अलग अलग हैं। तो हम पर्सन की डेफिनेशन में शुरू करते थे इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी। कंपनी के अंदर इंडियन कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, ये कॉन्सेप्ट हमने कर लिया। इसके अलावा हमारे पर्सन की डेफिनेशन में बीओआई, जहां पे सिर्फ इंडिविजुअल्स ही मेंबर होते थे, और एओपीज, जहां पे इंडिविजुअल भी मेंबर हो सकते हैं, या इसके अलावा कोई फर्म या कंपनी आपस में अगर कोई एसोसिएशन करके कोई इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी करने की कोशिश कर रही है तो उसको हम लोग कैसे असेस करते थे? एज एन एओपी। एओपी और बीओआई दोनों आपके सिलेबस में सीए इंटर लेवल पे नहीं है, लेकिन छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आपको डिफरेंस का कि एओपी में कोई भी पर्सन मेंबर हो सकता है, जबकि बीओआई में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स ही मेंबर होंगे। सर बीओआई में और पार्टनरशिप फर्म में क्या अंतर है? बीओआई एक पार्टनरशिप डीड की तरह या पार्टनरशिप की तरह नहीं बनी हुई है, बस दो जने एक्स और वाई आपस में इकट्ठे काम करने लगे बिना कोई पार्टनरशिप डीड या बिना कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट किए, तो उसे किस तरह असेस कर दिया जाएगा? बीओआई। एक चैप्टर आपने सुना होगा अकाउंट्स में, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर में यही होता था, दो लोग आपस में इकट्ठे होकर काम करना शुरू कर देते थे लेकिन पार्टनरशिप नहीं फॉर्म करते थे, तो वो एक बीओआई की तरह असेस हो जाएगी, तो वो एक अलग पर्सन है। फिर लोकल अथॉरिटी भी, जिसके अंदर पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, वो सारी चीजें भी हमारे पर्सन की डेफिनेशन में आती थी। और लास्ट में हमारे आर्टिफिशियल जुडिकल पर्संस, कोई यूनिवर्सिटी है, बार काउंसिल है, एसोसिएशंस हैं, या कोई श्राइन बोर्ड जैसे वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, या हमारे एसजीपीसी गुरु ग्रंथ साहिब, इस तरह की चीजों पे भी टैक्सेबिलिटी आएगी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्संस के अंदर। तो पर्सन की डेफिनेशन आप पढ़ लेना, सिंपल है, ठीक है। इसके ऊपर मैं वापस चलता हूं। ये टैक्स चार्ज होता है टोटल इनकम पे जो पर्सन ने अर्न करी होती है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और रेट कौन से लगते हैं? फाइनेंस एक्ट के। फाइनेंस एक्ट के अंदर अलग अलग शेड्यूल्स होते हैं, लेकिन फर्स्ट शेड्यूल के अंदर रेट ऑफ टैक्स होते हैं। फर्स्ट शेड्यूल 3 पार्ट्स में आता है, बताइए कौन से पार्ट के टैक्स रेट हम यूज करते हैं कैलकुलेशंस के लिए? पार्ट 3। पार्ट 3 के जो रेट्स हैं
वही रेट्स हमारे नेक्स्ट ईयर के पार्ट 1 में चले जाते हैं। यानी जब हम पार्ट 1 देखते हैं फाइनेंस एक्ट का, उसमें पुराने रेट्स होते हैं। जो अभी फाइनेंस एक्ट आया है, कौन सा आया है? 2021, 2021। तो इसका जो पार्ट 3 होगा वो अब 21-22 के लिए रेलिवेंट होगा, जो 21-22 ईयर अभी चल रहा है। क्योंकि फाइनेंस एक्ट 2021 जो आया है, चलेगा नहीं बल्कि चलेगा अभी 2021 से, 1 अप्रैल 2021 से चलेगा। तो बजट 2020 जो आया होगा वो कौन से ईयर के रेट्स बता रहा होगा? 2021। आपने जो पहले तैयारी की हुई है वो प्रीवियस ईयर 1920 की हुई है। अब कौन सा ईयर पेपर में आएगा? प्रीवियस ईयर 2021। बस इतना याद रखिएगा कि पार्ट 3 के रेट्स ही हमारे मेन रेट्स होते हैं, जिससे हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं इस प्रीवियस ईयर में जो हमने कमाया। ठीक है, उसके बाद हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है इसके अंदर, और तो कोई पॉइंट्स है नहीं ऊपर। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है असेसी की, लर्न करना है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 7। तो असेसी कौन होता था? कोई भी पर्सन ऊपर हमने सारे पढ़े हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई, कोई भी पर्सन जिसने कोई टैक्स या कोई अदर सम ऑफ मनी, अदर सम ऑफ मनी में क्या आता था? कोई पेनल्टी, कोई फीस। डिपार्टमेंट को सिर्फ टैक्स नहीं, कोई पेनल्टी भी पे करनी हो सकती है, कोई फीस भी पे करनी हो सकती है। हमारे इस इनकम टैक्स एक्ट में अगर किसी पर्सन ने कोई भी अमाउंट पे करनी है डिपार्टमेंट को, उस बंदे को क्या बोला जाता है? असेसी। पर यहां तक सीमित नहीं है असेसी की डेफिनेशन, एंड इट इंक्लूड्स। और कौन आता है असेसी की डेफिनेशन में? नंबर 1, हर वो पर्सन जिसकी प्रोसीडिंग्स इस एक्ट में स्टार्ट हो गई हैं, हैव बीन टेकन बोलते हैं इसे। किसके लिए? या तो उसकी इनकम असेस करने के लिए, या कोई और पर्सन की इनकम असेस करने के लिए जिसके लिए वो असेसेबल है। जैसे माइनर चाइल्ड वगैरह होते हैं तो उसके लिए उनके पेरेंट्स असेसेबल होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने मान लो टैक्स नहीं भी पे करना, ऊपर की डेफिनेशन में आप नहीं भी आए, लेकिन अगर डिपार्टमेंट ने आपकी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है, तो आपको भी किस नाम से संबोधित किया जाएगा? असेसी के नाम से ही संबोधित किया जाएगा। चाहे आपकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी है असेसमेंट के लिए, या किसी ऐसे पर्सन की जिसके लिए आप असेसेबल थे। लैंग्वेज को प्लीज साथ साथ पढ़ते रहना और रिटेन करते रहना, कोशिश करना, ताकि हमारा टाइम सेव हो। या सिर्फ इनकम की असेसमेंट नहीं, लॉस की भी डिटर्मिनेशन करनी हो सकती है। भाई मैं जो लॉस दिखा रहा हूं डिपार्टमेंट के, ठीक है, आपने टैक्स नहीं पे करना, आपने कोई और सम नहीं पे करना, लेकिन जो लॉस आप दिखा रहे हो वो लॉस शायद आपने ओवरस्टेट किया हुआ है, तो आपकी असेसमेंट स्टार्ट कर दी, आपकी डिटर्मिनेशन स्टार्ट कर दी कि आपका लॉस गलत है, आप लॉस कम है आपका, आप ज्यादा दिखा रहे हो, तो आपको भी किस नाम से बोला जाएगा? असेसी। या आपका लॉस, या जिसके बिहाफ पे आप असेसेबल हो उसका लॉस। और एक केस और आता है यहाँ पे असेसी की डेफिनेशन में सीधा सीधा, कि जो टैक्स आप दे चुके हो, आपने टैक्स तो एडवांस में पे कर दिया होगा। आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि प्रीवियस ईयर में जो हम इनकम अर्न करते हैं वो इनकम असेसेबल असेसमेंट ईयर में होती है, लेकिन उसका टैक्स हम प्रीवियस ईयर में ही पे कर देते हैं। हमने लास्ट में जाके एक चैप्टर किया था एडवांस टैक्स के नाम से, जहां मैंने आपको क्लियर बताया था कि प्रीवियस ईयर में जो हम कमा रहे हैं उसका टैक्स प्रीवियस ईयर के बीच में ही दे जा रहे हैं, हालांकि उसकी असेसमेंट कब होगी? नेक्स्ट ईयर, जिसे हम क्या बोलते थे? असेसमेंट ईयर। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, जो टैक्स आप पहले दे चुके एडवांस में, ईयर एंड पे आके आप बोल रहे हो मेरा तो कोई टैक्स बनता ही नहीं, मेरा तो रिफंड बनता है। आपके रिफंड की डिटर्मिनेशन निकालनी शुरू कर दी उन्होंने, तो आपको भी क्या बोला जाएगा? असेसी। तो दोबारा से एक बार पॉइंट्स रिपीट करता हूं, हर वो पर्सन जिसने टैक्स पे करना है या कोई भी और सम पे करना है इस एक्ट में, उसे तो असेसी बोलना है। एंड इंक्लूड्स, जिसकी क्या स्टार्ट होगी है? प्रोसीडिंग्स ऑफ असेसमेंट, या तो किसकी? उसकी इनकम निकालने की, या किसी ऐसे व्यक्ति की जो जिसके लिए वो असेसेबल है। दूसरा, लॉस असेस करने की, या उसकी, या सच अदर पर्सन। या तीसरा आदमी कौन? रिफंड की डिटर्मिनेशन हो रही है, या उसकी या सच अदर पर्सन। आई होप पहला पॉइंट क्लियर है असेसी का। फिर असेसी में और कौन आता है? डीम्ड असेसी। अगर इस एक्ट में कहीं पे भी कोई एक्ट की प्रोविजन बोल रही है कि इस केस में इसे असेसी माना जाएगा, तो उसे आप किसका नाम दोगे? डीम्ड असेसी। जैसे यहां एग्जांपल दे रखा है, ट्रस्ट के केस में जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, या ट्रस्टी, मतलब जो ट्रस्टी होता है ट्रस्ट का, उसे रिप्रेजेंटेटिव असेसी बोला जाता है ट्रस्ट का। तो रिप्रेजेंटेटिव असेसी को हम यहाँ पे किसका नाम दे रहे हैं? डीम्ड असेसी। ट्रस्ट वैसे असेसी है, लेकिन वो किसके, उसके बिहाफ पे सारा असेसेबल कौन है? उसका ट्रस्टी, तो उसे क्या नाम दिया गया है? डीम्ड असेसी। तो ये एक और पॉइंट है। और तीसरा, असेसी इन डिफॉल्ट।
एक्ट में जहां भी आप पे कोई ड्यूटी लगाई गई थी, आपने वो ड्यूटी अगर पूरी नहीं करी तो आपको एक्ट नाम क्या देता है? असेसी इन डिफॉल्ट। वो भी किसकी डेफिनेशन में आता है? असेसी। यहां पे एग्जांपल दे रखा है कि अगर आप एडवांस टैक्स पे नहीं करते तो आप क्या बन जाते हैं? असेसी इन डिफॉल्ट। या एक एग्जांपल और मैंने इसका दिया हुआ है कि अगर कहीं पे आपका टीडीएस काटने की ऑब्लिगेशन थी, चाहे आपका खुद का टैक्स नहीं बन रहा, लेकिन जिसको आप पेमेंट कर रहे हो उसका टीडीएस काटना था आपने, और आपने टीडीएस नहीं काटा, तो आप क्या बन जाओगे? असेसी इन डिफॉल्ट। उसे भी एक्ट किसकी डेफिनेशन में लेके चलता है? असेसी। तो शुरू से लेके एंड तक की डेफिनेशन आई होप आपको ध्यान आ गई होगी और ये थोड़ी आप लर्न कर लोगे। उसके बाद अगला टॉपिक हमने यहां पे रखा है एक्सेप्शन। किसकी एक्सेप्शन? हमारा जनरल रूल होता है कि प्रीवियस ईयर की इनकम असेसेबल होती है असेसमेंट ईयर में, लेकिन इस रूल की कुछ क्या थी? एक्सेप्शंस। तो उन्हें बिल्कुल शॉर्ट में लिखा हुआ है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम हो सकता है। नॉर्मली तो हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर 2021 की जो इनकम है उसे असेस किया जाएगा असेसमेंट ईयर 21-22 में। अब मैं बताऊंगा कि प्रीवियस ईयर 2021 की इनकम प्रीवियस ईयर 2021 में ही असेसेबल कर दी जाएगी। वो केस पहला, एक नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस से कमाई कर रहा है। इसमें आपको मैंने बताया था कि उसको शिप तब तक वो जा ही नहीं पाएगा इंडिया से बाहर जब तक वो जितना उसका इनकम बनता है इंडिया को एक्रूराइज जो वो कर रहा है, या जितनी इनकम वो इंडिया में रिसीव कर लेता है, उस इनकम पे पहले वो टैक्स पे करेगा, फिर उसकी शिप जाएगी। तो एक तरह से वहां की इनकम वहीं पे ही क्या कर दी? टैक्सेबल, विदाउट वेटिंग फॉर द असेसमेंट ईयर। ये पहला पॉइंट था। कोई व्यक्ति अगर इंडिया छोड़ के जा रहा है घूमने नहीं, परमानेंटली कोई बिजनेस करने जा रहा है, वहां कोई एम्प्लॉयमेंट करने जा रहा है, कोई प्रोफेशन करने जा रहा है, मतलब प्रॉपर एक ऐसा वीजा लेके जा रहा है जिससे क्या पता लगता है इसकी इंटेंशन नहीं है कि वापस आएगा, क्योंकि टूरिस्ट वीजा नहीं लेके जा रहा वो, समझ रहे हो? तो ऐसे केस में भी हमारा डिपार्टमेंट क्या कहेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास राइट है कि वो आपको क्या बोले कि आप पहले इस प्रीवियस ईयर में जब आप जा रहे हो उसकी इनकम पे टैक्स पे कर दो, और जहां जाने जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा टैक्स पे करो, धक्के खाओ, हमें कोई मतलब नहीं। ऐसा डिपार्टमेंट का कहना है, मैं नहीं कह रहा। फिर कोई एओपी या बीओआई अगर आप बनाते हो बिल्कुल शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, जहां डिपार्टमेंट को लगता है कि एक एओपी बनी है, 2 महीने 3 महीने काम करा और उसके बाद उसे डिसॉल्व कर दिया, उन्हें लगता है बाद में कहां ढूंढेंगे अकेले अकेले को, बेटर है कि इस शॉर्ट ड्यूरेशन वाली जो एओपी बीओआई है इसकी इनकम यहीं पे क्या कर दी जाए? असेस। ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, इसलिए बहुत शॉर्ट में करवा रहा हूं, ठीक है? कोई आदमी अगर प्रॉपर्टी वगैरह बेच के अपना टैक्स अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है कि भाई अपना अभी अपने नाम से ना प्रॉपर्टीज को खत्म कर रहा है ताकि उस पे होने वाली इनकम मेरे पे असेसेबल ना हो, तो इस तरह ये सारे ना मालाफाइड इंटेंशन वाले सेक्शंस हैं कि जहां मालाफाइड इंटेंशन लग रहा है डिपार्टमेंट को कि आप बाद में टैक्स की चोरी करोगे या टैक्स को इवेड करोगे या टैक्स को अवॉइड करोगे, सो दे हैव द राइट कि आपकी प्रीवियस ईयर की इनकम को प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल कर दिया जाए विदाउट वेटिंग फॉर दी असेसमेंट ईयर। और एक डिसकंटिन्यूड बिजनेस या प्रोफेशन अगर आप कर रहे हो, कोई बिजनेस आप बंद कर रहे हो, तो वहां भी यहां पे इस पॉइंट में मैंने स्पेसिफिकली लिख रहा है कि यहां असेसिंग ऑफिसर की डिस्क्रिशन होगी कि क्या इनकम को सेम ईयर में असेस करना है या उसे नेक्स्ट ईयर में असेस करना है। नॉर्मली अगर नेक्स्ट ईयर में असेस कर रहे हो फिर तो नॉर्मल हो गया। इसका मतलब ऊपर वाले जो 4 केस हैं, यहां असेसिंग ऑफिसर के पास डिस्क्रिशन नहीं है। यहां तो एक्ट बोलता है कि अगर ये वाले केसेस तो आप प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही असेस कर दो, जबकि लास्ट केस में असेसिंग ऑफिसर की डिस्क्रिशन है, चाहे उस ईयर में टैक्सेबल करे चाहे नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल असेसमेंट ईयर। तो इसको आप एक बार पढ़ लेना, मेन बुक के अंदर ये एक्सपेंडेड वे में दिए हुए हैं, यहां शॉर्ट में। उसके बाद एक और टॉपिक है हमारे चैप्टर 1 में, ये सारे टॉपिक ना उसी के चल रहे हैं, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। जनरल रूल क्या है? प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है। एक्सेप्शंस पड़ी ऊपर, जहां प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल होती है। एक क्वेश्चन यहां पे और आता है, कुछ ना अनएक्सप्लेन्ड मनी होती है या कुछ अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं जो असेसी खुद तो डिस्क्लोज करता नहीं, लेकिन जब डिपार्टमेंट आता है बारात लेके, उस टाइम आपसे जब वो जवाब मांगता है ये कहां से आया, ये कहां से आया, आपके पास कोई जवाब है नहीं, या वो जवाब सेटिस्फैक्टरी नहीं है कि गोली डाल रहे हो भाई। ऐसे केसेस में जो इस तरह की जो अनएक्सप्लेन्ड मनी है या जो अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम है, अगर ये डिपार्टमेंट के हाथ लगते हैं, उसका प्रीवियस ईयर क्या माना जाए?
तो ये टॉपिक है प्रीवियस ईयर फॉर अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम। फिर इसके बारे में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम पे टैक्स रेट क्या लगेगा, वो आगे आएगा। पहले पढ़ते हैं। कुछ केसेस में असेसिंग ऑफिसर क्या करता है, कुछ बैंक एंट्रीज उसके सामने आती है, कुछ खर्चे उसके सामने आते हैं, कुछ कैश आपके बैंक में जमा हुआ होता है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपने करी होती हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन असेसी नहीं दे पाता। या तो एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाता वो, या एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, इस तरह की लैंग्वेज चलती है। तो ऐसी इनकम्स हमारी कवर होती हैं सेक्शन नंबर 68 से लेके 69D में। और इनकी टैक्सेबिलिटी कहां बता रखी है, किसी को याद हो? 115 BBE। अगर आपको ये याद हो ना, सेक्शन नंबर 112, 112A, 111A, 115 बबड़ा, याद आ रहा है? BBDA। ये सारे सेक्शंस ना स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस के थे, अगर आपको याद हो। तो इन्हीं में एक सेक्शन हम पढ़ते थे 115 BBE। वैसे बजट 2020 के बाद ये सेक्शन 115 BBDA का प्रयोग अब कम होएगा। शायद आपको ये ना पता हो, जो बच्चे अभी नहीं अपडेटेड हैं, तो 115 BBDA वाले आंसर सारे चेंज होंगे डिविडेंड वाले, क्योंकि डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी में काफी भारी चेंज आया है। बजट 2020 में कवर करेंगे। बट आप मेरे को ये बताइए, इसका रेट ऑफ टैक्स कहां बता रखा है इस इनकम का? 115 BBE। तो आइए पहले काम करते हैं, हम सेक्शंस देख लेते हैं कि हर सेक्शन में क्या क्या है और इसका प्रीवियस ईयर क्या रहेगा टैक्सेबिलिटी का। सिर्फ इतना पढ़ते हैं, फिर हम अगले पेज पे सीधा इसकी टैक्सेबिलिटी पे आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं 68 सेक्शन। अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट, जो पैसा आपके नजर आ रहा है बुक्स में पड़ा हुआ, लेकिन आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर रहे। पैसा आ गया मेरे अकाउंट में, लेकिन मैं समझा नहीं पा रहा असेसिंग ऑफिसर को ये कहां से आया, या मैं जो समझा रहा हूं उसे समझ नहीं आ रहा। ठीक है कि भाई ये क्या बात हुई। तो ऐसे केस में इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा? जिस ईयर में ये बुक्स ऑफ अकाउंट में आपके क्रेडिट हुआ है, जिस ईयर में आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, वो ईयर बन जाएगा क्या? इसका असेसमेंट ईयर, मतलब इसका प्रीवियस ईयर बन जाएगा। प्रीवियस ईयर जिस ईयर में क्रेडिट हुआ है, यानी अगर प्रीवियस ईयर 2021 में क्रेडिट हुआ है पैसा, तो प्रीवियस ईयर 2021 की इनकम मान ली जाएगी, ये उसे असेस कर दिया जाएगा 21-22 में, जैसे नॉर्मली होता है। दूसरा, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स। भाई होता क्या है इसमें, अगर आप गौर करो ना, इसमें लैंग्वेज ये नहीं कह रही कि हम इसे उस ईयर में टैक्सेबल करेंगे जिस ईयर में इन्वेस्टमेंट मिली आपको। इसमें लिखा हुआ है जिस ईयर में आपने इन्वेस्टमेंट करी। यानी अगर इन्वेस्टमेंट की हुई थी सपोज करिए 17-18 में, लेकिन असेसिंग ऑफिसर की पकड़ में कब आई वो? 2021 में या 1920 में, तो हम जिस ईयर में ये हमारे सामने आई उसी ईयर में टैक्सेबल नहीं कर रहे। इसमें ना हम करते हैं रीअसेसमेंट के केसेस आते हैं कि पुरानी असेसमेंट को भी चेंज करना पड़ सकता है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट्स वाले केस में, अगर आप देखो यहाँ पे ये दो केस हैं इन्वेस्टमेंट वाले, दोनों में इन्वेस्टमेंट इज मेड। जिस ईयर में इन्वेस्टमेंट, एक पॉइंट है कि कोई इन्वेस्टमेंट आपने करी जो बाद में उनके पकड़ में आई, और एक है जहां इन्वेस्टमेंट आपने दिखाई लेकिन वो पूरी नहीं दिखाई। अगर आप 69 और 69B को आपस में कंपेयर करोगे, दोनों में कॉमन क्या है? इन्वेस्टमेंट। दोनों में और कॉमन क्या है? ईयर। दोनों में ईयर क्या लिखा हुआ है? जिस ईयर में इन्वेस्टमेंट करी गई थी उस ईयर में टैक्सेबिलिटी होगी। प्रीवियस ईयर वो है इसका। पर दोनों में फर्क क्या है? एक में इन्वेस्टमेंट आपने बिल्कुल भी नहीं दिखाई और एक में इन्वेस्टमेंट पार्टली डिस्क्लोज्ड है। अनएक्सप्लेन्ड मनी, पैसा निकल आया भाई, जैसे दिखाया था ना रेड फिल्म में, खंबे तोड़ के पैसा निकल आया, फर्श पट्टे वहां से पैसा निकल आया, होता ना इस तरह रेड वगैरह में। तो जिस ईयर में वो मनी मिली उस ईयर का फाइनेंशियल ईयर उसका टैक्सेबिलिटी का हो जाएगा। ये 69A में लिखा हुआ है। कोई एक्सपेंडिचर करे आपने, जैसे मान लो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं या बड़े बड़े कोई ऐसे लोग हैं जिनके पास, अगर मान लो, मैं ये नहीं कह रहा हर पॉलिटिशियन के पास ब्लैक मनी होगी, अगर किसी के पास होगी तो, और उसने क्या करा, सैलरी तो उनकी जो है लेकिन खर्चे करते हैं बड़े बड़े, कोई शादी कर ली, कोई घर पे फंक्शन कर लिया, वहां करोड़ों रुपए लगा दिया, तो डिपार्टमेंट पूछता है भाई इसका सोर्स क्या है, तो एक्सप्लेन नहीं कर पाते मान लो, तो ऐसे केस में उसे क्या बोल देते हैं? अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। जिस ईयर में आपने इनकर करा उसी ईयर में उसे क्या बना लिया जाएगा? इनकम। मतलब गजब की बात है, आप कह रहे हो मेरा खर्चा हो गया, डिपार्टमेंट कह रहा है खर्चा छोड़, ये खर्चा तेरी इनकम है। क्यों? क्योंकि जब खर्चे का सोर्स ही नहीं बता पा रहे आप, तो डिपार्टमेंट क्या मान के चलेगा कि जिसका सोर्स आप नहीं बता पा रहे वो आपने कमाया तो होगा पर आपने उस पर टैक्स नहीं पे करा, तो जितना खर्चा आपने करा इस साल जिसका आप सोर्स नहीं बता पा रहे, उस खर्चे को भी हम क्या बना लेंगे? इनकम।
ये 69C में लिखा हुआ है। और एक पॉइंट इसके अंदर ना हुंडी वाला था, अगर आपको याद हो, कि भाई मैंने पैसा बोरो कर लिया और मैंने कह दिया बस ठीक है, मैंने बोरो करके मैंने उसे कैश में वापस कर दिया। तो यहां ना अगर आप लैंग्वेज पढ़ोगे मेन बुक से, वहां ये लिखा हुआ है कि जो पैसा मैंने अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे ही चेक और अकाउंट पे ही ड्राफ्ट करा, बोरो या रीपे, उसे इनकम बना लिया जाएगा। क्योंकि डिपार्टमेंट कहता है आपने किसी से पैसा लिया, थी वो आपकी इनकम एक्चुअल में, लेकिन आपने कहा नहीं नहीं ये तो मेरी बोरोइंग है। अगर ये वाकई बोरोइंग है तो आप अकाउंट पे ही चेक से बोरो करो और उसकी रीपेमेंट भी अकाउंट पे ही चेक से कर दो, ताकि हमें पता लगे कि हाँ आपने मांगा भी और आपने वापस भी करा। अगर आप लेते हो कैश में और बोलते हो मैंने कैश में वापस कर दिया, तो हमें तो पता नहीं आपने वापस करा कि नहीं करा, क्या पता ये आपकी इनकम ही हो और आपने उसे दिखा दिया हो बोरोइंग। तो इस सेक्शन की जब आप रीडिंग करोगे तो उसमें लिखा होगा कि बोरोइंग और रीपेमेंट कैसे करना, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो उसे भी क्या बना लिया जाएगा, इनकम। किस ईयर की, जिस ईयर में आपने या तो बोरोइंग करी या रीपेमेंट करी। तो आप इसकी लैंग्वेज एक बार प्लीज पढ़ना, क्योंकि यहां पे हमने लैंग्वेज कवर नहीं करी है। ये आज का आपका होमवर्क रहेगा कि इन सेक्शंस की जाके एक बार रीडिंग कर लेना। हालांकि इन सेक्शंस में से भी मैं आपको क्लियर कर दूं, एग्जाम में बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिखेगा आपको, लेकिन स्टिल हमारे स्टडी मटेरियल ने कवर किया हुआ है, आईसीआई ने कवर किया हुआ है चैप्टर 1 में, तो इसलिए मैं कवर करके चलता हूं। इस समरी में सिर्फ ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी लिखी है मैंने, मेन नोट्स में इनके बारे में एक्सप्लेनेशन दी हुई है। यस और नो, समझ आ रही है बात? अब बात कर लेते हैं इसकी टैक्सेबिलिटी की। किसकी? अनडिस्क्लोज सोर्सेज ऑफ इनकम, या इसे और क्या बोल सकते हैं, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड इनकम भी कह सकते हैं। ठीक है, सेक्शन कौन सा है इसकी टैक्सेबिलिटी का? 115 बीबीई। ये 115 बीबी किसका था? कैजुअल इनकम की टैक्सेबिलिटी। ऐसे लग रहा है जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। कोई बात नहीं, इसी के लिए ये फास्ट ट्रैक बैच है। 115 बीबीई ये किसका है? अनएक्सप्लेन्ड मनी का टैक्सेबिलिटी। और 115 बीबी किसका था? कैजुअल इनकम की टैक्सेबिलिटी। धीरे धीरे रिवाइज कर लेंगे, डोंट वरी। बस एक चीज आपको करनी है प्लीज, कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो बच्चे हमारे पास पढ़े हुए हैं वो तो हमारा मटेरियल यूज कर ही रहे हैं, जो हमारे पास नहीं भी पढ़े हुए, जो बच्चे ऑनलाइन अगर ये लेक्चर्स लगा रहे हैं, तो आपने जो भी मटेरियल पढ़ा हुआ है उसके अंदर से आप ये सेक्शंस ढूंढ के आप उसकी रीडिंग कर लो एक बार, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ठीक है ये चीजें हैं। तो 115 बीबीई के अंदर हमें बता रखा है कि 68 से लेके 69 डी सेक्शन जो ऊपर लिखे हुए हैं, इनमें अगर आपकी कोई इनकम आती है तो उसकी टैक्सेबिलिटी ऐसे होगी। रेट ऑफ टैक्स क्या रहेगा? 60%। भाई साहब, स्पेशल रेट हम सुनते थे 10%, 15%, 20%, चलो कैजुअल इनकम में हद हो जाती थी 30%, यहां तो भैया सारी हदें पार होगी 60%। और ये ना अमेंडमेंट हुई थी पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन के बाद ये अमेंडमेंट हुई थी। पहले यहां भी 30% रेट होता था, यहां भी पहले क्या रेट होता था? 30, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया था? 60, जो कि सही करा। वरना 30 में तो लोग डरते ही नहीं थे, बंदा कहता मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, डिपार्टमेंट आएगा तो 30% टैक्स दे दूंगा। लेकिन इसको फिर कितना कर दिया? 60। और इसमें भी खास बात और, ये जो अनएक्सप्लेन्ड इनकम आपने निकालनी है, इस इनकम में से आप किसी भी तरह का कोई खर्चा माइनस नहीं करवा सकते। ना तो आप कोई एक्सपेंडिचर इसमें से माइनस करवा सकते हो, ना ही आप इसमें से कोई अलाउंस ले सकते हो। जैसे आप बोलते थे डेफिशिएंसी अलाउ कर दो या मुझे डिडक्शंस अलाउ कर दो, इसमें से कुछ भी अलाउ नहीं होगा। और तो और, अगर मेरे पास कोई लॉसेस पड़े हैं, वो लॉसेस का सेट ऑफ भी इस इनकम से आप नहीं कर सकते हो। क्या सबको ब्रैकेट समझ में आ रहा है? एक बार पढ़ के देखो। विदाउट अलाउइंग एनी डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस फ्रॉम सच इनकम और सेट ऑफ ऑफ एनी लॉस, कुछ नहीं करने देंगे। जितनी इनकम अनएक्सप्लेन्ड है उसका सीधा 60% क्या आ जाएगा? टैक्स। फिर साथ में हम इस पे सरचार्ज भी लेंगे भाई। सरचार्ज कितना लेंगे? 25%। लेकिन ये 25% किसका होगा? ये 25% होगा 60% का। एक सेकेंड, हम्म
तो 60% ये होगा, 60% का होगा 25%। आई होप ये क्लियर है, यस और नो। तो ये ना जो इनकम बनती है उसका 15% बन जाता है, यानी अगर 100 रुपए की इनकम है तो 60 रुपीज गया, और कितना गया, 15 और गया, 60 का 25%, ये वैसे इनकम का 15% हो जाता है, तो कितना हो गया, 75 तो गया, 75 गया। और जो ये 75 आपका ये टोटल आया, इसके ऊपर साथ में 4% क्या जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो जो इसका इफेक्टिव रेट टैक्स का आता है ये 78% आता है। अगर आपको एमसीक्यू में रेट ऑफ टैक्स आया तो आपने 78% करके आना है। टैक्स जो है, क्वेश्चन ना थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। अगर क्वेश्चन सिर्फ रेट ऑफ टैक्स कह रहा है तो बेटर है 60% फॉलो कर लेना, लेकिन अगर टैक्स पेबल कह रहा है तो 78%। और ध्यान रखना, एक अलग से पेनल्टी भी लगती है। ये पेनल्टी लगती है जो ऊपर वाला 60% है उसका 10%। एक बार रिपीट करता हूं, 100 रुपए की इनकम है, 60 तो सीधा लग गया, उस 60 पे लग गया 25%, 15 नहीं याद रखना, ना रखो। इन दोनों का जो जोड़ आया 60 प्लस 25 नहीं, 60 प्लस 15, क्योंकि जब 60 का 25% निकालोगे 15 आएगा, तो ये बन गया 75। इस पे लगेगा 4%, ये आ जाएगा 78%। 78% टैक्स जाएगा सरचार्ज मिला के, और अलग से क्या लगेगी, पेनल्टी। वो कितनी लगेगी, 10%। किसका, 60% का, यानी 6 रुपए। अगर मैं टोटल बोलूं तो 78 तो हो ही गया था, 6 रुपए और 84 रुपीज का टैक्स जाएगा 100 रुपए की इनकम पे। तो आपके पास रह क्या गया, 16 रुपए। खुश हो जाना उसे देख के। अब ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड है तो करेंगे ही, सीधा एक्सप्लेन। पहले ही आप सही चलते तो ठीक है, 10%, 20%, 30% स्लैब में जहां आते पे कर देते, बात खत्म। अब डिपार्टमेंट कहता हमारा तेल भी तो फूका है, हमारा खर्चा पानी कहां गया, आपने डिस्क्लोज नहीं करा, हमने मेहनत करी, तो अब तो पैसे लेंगे ठोक के। यस और नो। आई होप यहां तक के टॉपिक्स आपको क्लियर है। आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। इनकम टैक्स के रेट्स क्या हैं। अब यहां पे अमेंडमेंट है बजट 2020 में। पहली बात तो अमेंडमेंट जो आपके सामने टॉपिक आ रहा है इसमें नहीं है, ये पुराने टॉपिक। अगर आपको याद हो, हम लोग ना पढ़ते थे रेट ऑफ टैक्स जो होते थे ना, फर्म के अलग होते थे, कंपनी के अलग होते थे, बाकी जितने भी पर्सन थे, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इनके सेम होते थे रेट। पर इनमें भी ना एक डिफरेंस क्या था, जो हमारा अकेला इंडिविजुअल असेसी होता था उसमें उम्र का कुछ तगाजा देखना होता था। 3 तरह के स्लैब पढ़ाए थे मैंने, स्लैब ए, स्लैब बी, स्लैब सी। मैंने आपको ये कहा था जो स्लैब बी और सी है उसको याद रखना, जो बी और सी में नहीं आ रहे वो सारे स्लैब ए में आ जाते थे। बी स्लैब में कौन आता था, एक ऐसा, सिर्फ 60 इयर्स ना बोला करो, साथ में रेजिडेंट जरूर बोला करो। स्लैब बी होती कौन सी थी, जहां 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, 3 लाख से लेके 5 लाख तक की जो इनकम है 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%, और उसके आगे 30%। स्लैब तो आपको ये ध्यान होगी, बस ये ध्यान रखना कि रेजिडेंट इंडिविजुअल जो 60 इयर्स और मोर है पर 80 ईयर से कम है। इसमें एक पॉइंट हम ना और करते थे, जो आर्मी प्रीवियस ईयर के लास्ट डे पे भी जाके अगर 60 इयर्स का हो गया तो स्लैब बी में आ जाएगा। और तो और लास्ट डे यानी 31 मार्च, अगर 1 अप्रैल को भी वो 60 इयर्स का हो रहा है पूरा, नेक्स्ट फर्स्ट अप्रैल, फिर भी आप उसे 60 इयर्स का ट्रीट कर लेते थे। ऐसा सर्कुलर में लिखा हुआ था। ये सर्कुलर नंबर 28 जो था ये 2016 का, इस सर्कुलर में यही बात की हुई थी कि अगर अब मैं बात करूं हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा बताओ, अब हमने प्रीवियस ईयर 2021 प्रिपेयर करने भाई, बजट 20 कौन सी प्रीवियस ईयर के लिए है, 2021। यानी जो व्यक्ति 1 अप्रैल 20 को 60 इयर्स का हो गया वो तो कवर होना ही होना है 60 में। जो 31 मार्च 2021 को हुआ 60 इयर्स का वो भी आएगा। जो 1 अप्रैल 2021 को भी 60 इयर्स का हो रहा है उसे भी 2021 में क्या मान के चलना, 60 इयर्स का। यानी उसे कौन सा बेनिफिट दे देना, स्लैब बी, 60 और मोर बट लेस देन 80। और अगर यही रेजिडेंट व्यक्ति हमारे प्रीवियस ईयर में किसी भी दिन 80 इयर्स और मोर का हो गया तो उसे स्लैब सी में ले जाएंगे, जहां हमारा 3 लाख वाला जो पहला स्लैब था वो 3 की जगह हो जाता है 5 लाख, 5 लाख तक नील,
5 से लेके 10 लाख 20 और 10 लाख से लेके ऊपर 30। जो व्यक्ति बी और सी स्लैब में नहीं फिट हुए वो स्लैब ए में फिट होते हैं। तो कौन कौन फिट हुए स्लैब ए में? जितने भी रेजिडेंट 60 ईयर से कम है स्लैब ए, जितने भी नॉन रेजिडेंट हैं कितनी मर्जी एज के स्लैब ए, और कोई स्लैब ए में? यस, HUF, AOP, BOI वो सब भी हमेशा स्लैब ए में रहेंगे, क्योंकि स्लैब बी और सी सिर्फ किस पे है? रेजिडेंट इंडिविजुअल्स ओनली। तो आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। तो अब स्लैब ए की बात करते हैं। ये आपको ध्यान ही होगी कि 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5, 5 से 10 20 और 10 से ऊपर 30। अब आप कहोगे सर ये तो सारा वही है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप तो कह रहे थे इसमें अमेंडमेंट है। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। अगर आप अगले पेज पे आओ, ये सर्कुलर भी मैंने क्लियर कर दिया, इससे अगले पेज पे नोट नंबर 1 आपको आता है कि नॉन रेजिडेंट हमेशा स्लैब ए पे रहता है। ये रेट्स किस पे लगाने होते हैं? अदर देन स्पेशल इनकम। यानी ये सारे रेट कौन से इनकम पे? नॉर्मल इनकम पे। स्पेशल इनकम पे तो कौन से रेट होते हैं? स्पेशल रेट। कौन कौन से होते थे स्पेशल रेट? एक तो अगर आपको ये याद हो, शॉर्ट टर्म गेन 111A वाला, अगर मैं थोड़ी इसकी लैंग्वेज याद करवाऊं, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स। इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स कौन से होते थे? जिनका जो जिन फंड्स का पैसा 65% से ऊपर जो पैसा था वो इक्विटी शेयर्स में लगाते थे जो फंड्स। यानी म्यूचुअल फंड पैसे लेके आगे डेट में नहीं लगा रहा, ज्यादा पैसा किस में लगा रहा है? इक्विटी में। वैसे इसमें यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट भी आते थे, पर बिजनेस ट्रस्ट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था। तो इक्विटी शेयर्स और लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, इनको बेचकर अगर आपका शॉर्ट टर्म गेन हुआ है, क्योंकि ये लिस्टेड थे तो स्टॉक एक्सचेंज से हो रहे होंगे, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से सेल हो रहे होंगे, प्लस एसटीडी पेड होगा, तो आपका इस गेन पे जो टैक्स रेट होता था वो कंसेशनल होता था 15%। ये कंसेशनल रेट है। कंसेशनल क्यों बोलता था इसे मैं? क्योंकि स्लैब रेट तो 30% तक चला जाता है, जबकि ये सिर्फ कितने तक रहता है? 15 से ऊपर नहीं जाएगा कभी भी। यही शॉर्ट टर्म गेन अगर लॉन्ग टर्म नेचर का आता था तो ये 112A में कवर हो जाता था। इसमें 1 लाख रुपीस तक की एग्जम्पशन मिलती थी, और 1 लाख से ऊपर अगर ये जाता था तो 10% पे टैक्सेबल होता था। आगे हम कोर्स में और इसे कवर करेंगे। और एक हमारा लॉन्ग टर्म गेन होता था नॉर्मल लॉन्ग टर्म गेन। नॉर्मल मतलब जो लिस्टेड इक्विटी शेयर या यूनिट्स का नहीं है, जैसे बिल्डिंग बेची उस पर लॉन्ग टर्म गेन हो गया तो 112 में कवर होता था। कोई भी गेन जो लॉन्ग टर्म नेचर का है जो 112A में कवर नहीं हो रहा, वो नॉर्मली 112 में कवर होता था, और उस पर रेट क्या होता था? 20%। इससे ना हम एक बात क्लियर होती थी कि जो तो शॉर्ट टर्म गेन 111A वाला है वो तो स्पेशल है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म गेन 111A वाला नहीं है वो स्पेशल नहीं है, वो नॉर्मल इनकम होती थी, उस पर स्लैब रेट लगता था। जैसे अभी मैंने बिल्डिंग का एग्जांपल लिया, अगर बिल्डिंग मैं नॉर्मली सेल कर दूं 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर, क्योंकि 24 मंथ्स देखते थे बिल्डिंग के अंदर, तो अगर मैं बिल्डिंग सेल कर देता हूं उस पर शॉर्ट टर्म गेन होता है। वो शॉर्ट टर्म गेन अगर 111A में कवर नहीं हो रहा उस पर स्लैब रेट लगते थे। लेकिन जो लॉन्ग टर्म गेन है उस पर कभी भी स्लैब रेट नहीं लगता, कभी भी नहीं लगता स्लैब रेट। लॉन्ग टर्म गेन अगर तो 112A वाला आ गया, वही लिस्टेड इक्विटी शेयर्स वाला, एसटीटी पेड वाला, वो तो जाएगा 10% पे, 1 लाख से ऊपर वाला। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला नहीं हुआ तो वो कहां कवर हो जाएगा? 112, वो भी स्पेशल है, उस पे रेट क्या लगेगा? 20%। आई होप आपको ये तीनों चारों पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। और कैजुअल इनकम तो हमेशा स्पेशल इनकम होती थी, ये 115BB में 30% पे, और अभी मैंने आपको अनडिस्क्लोज इनकम्स बताई 115BB में ये टैक्सेबल होती है 60% पे। यहां तक भी कोई अमेंडमेंट नहीं, सब पढ़ा हुआ है आपने, सब रिवीजन थी। अब एक अमेंडमेंट तो यहां दिख रही है आपको, फाइनेंस एक्ट 2020 वाली, और एक अमेंडमेंट इसके नीचे। तो पहले मैं 4 नंबर पॉइंट वाली डिस्कस करता हूं। डिस्कस क्या, आज सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा, डिस्कस तो आगे होएगी। आज सिर्फ एक ओवरव्यू छोटा सा। सेक्शन नंबर है जी 115 BAC, पुट्ठा सीधा है, BABC रख लेते आप, BAC, समझ रहे हो? सेक्शन नंबर 115 BAC। इतना तो पता लग गया, अगर 115 की सीरीज में गए हैं
तो कुछ ना कुछ स्पेशल लेके आए होंगे। यहां स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लेकर आए हैं इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ्स के लिए। ये आपने नहीं पढ़ा हुआ क्योंकि ये आया है बजट 2020 में। यस और नो? और यहां पे क्या कर दिया इन्होंने, हमारे इंडिविजुअल एचयूएफ्स को ऑप्शन दे दिए कि आप अपनी टोटल इनकम पे जो टैक्स रेट पे करोगे, जो भी हमने ऊपर पढ़ाए हैं ये वाले रेट्स ना देकर हम आपके लिए एक नया स्लैब सिस्टम ले आते हैं। पर ध्यान रखना, ये स्लैब सिस्टम हम उन इनकम्स पे लगाएंगे जो स्पेशल रेट्स पे टैक्सेबल नहीं है, यानी नॉर्मल इनकम के लिए। जरे जो स्पेशल इनकम्स हैं उन पे थोड़ा ना स्लैब लगेगी। स्लैब रेट तो किसके लिए लेकर आए होंगे, नॉर्मल इनकम। लेकिन बताओ क्या ये मैंडेटरी है स्लैब लेना या ऑप्शन है? ऑप्शन है। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर ऑप्शन दे रहे होंगे तो साथ में कुछ कंडीशंस भी लगा रहे होंगे। पहले ऑप्शन देख लेते हैं और ये देखते हैं ऑप्शन अच्छी है कि बुरी है। ऑप्शन है, ऊपर वैसे तो दिख गया होगा, वर्ड लिखा हुआ है कंसेशनल रेट्स। तो ये वर्ड देख के इतना तो समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन तो शायद कुछ अच्छी दे रहे हैं, क्योंकि लिखा गया ऊपर कंसेशनल रेट्स। आओ देखते हैं क्या कंसेशन दे रहे हैं। कहता 2.5 लाख तक तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। हमने कहा ये तो कोई कंसेशन नहीं है, पहले भी यही था। 2.5 लाख से लेके जो 5 लाख तक की इनकम है उस पे आप टैक्स दे देना 5%। हमें फिर हंसी आ रही है कि भाई क्या कहना चाह रहे हो, सब कुछ सेम तो है। अब आगे देखो, 5 लाख से लेके 7.5 लाख तक की जो इनकम है उस पे आप दे दीजिएगा 10%। अभी जो हम मौजूदा पढ़ रहे हैं चीजें, उसमें तो यार 5% वाला पड़ा हुआ है, 20 वाला पड़ा हुआ है, 30 वाला पड़ा हुआ है। तो यहां एक नया एक ये वाली चीज लेकर आए हैं 5 to 7.5। कितना रेट? 10। 7.5 से लेके 10 लाख तक 15%। मतलब बीच में ना 5 से तो सीधा 20 पे चला जाता था, अब धीरे धीरे कि यार बेबी स्टेप्स लो। क्यों 5 से सीधा 20 पे जा रहे हो? 5 से पहले 10%, फिर 15%, फिर जाके आएगा 20%। और 20 के बाद हमारा एग्जिस्टिंग स्लैब क्या कहता था, 20 के बाद सीधा 30। यहां क्या लेते हैं 20 के बीच में 25। आज सिर्फ आप इतना कर लो, स्लैब को थोड़ा सा देख लो, रिपीट करो मेरे साथ। 2.5 लाख तक नील, 2.5 से लेके 5% 7.5 तक 10%, 10 लाख तक 15%, 12.5 लाख तक 20%, 15 लाख तक 25% और 15 लाख से ऊपर। अगर आप नोटिस कर रहे हो स्लैब तो 5% बढ़ रही है, लेकिन जो अमाउंट है वो 2.5 लाख बढ़ रही है। स्लैब्स पहले लर्न करो थोड़ी सी। रिपीट करता हूं एक बार, 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 5%, 5 से 7.5 10%, 7.5 से 10 15%, 10 से 12.5 20%, 12.5 से 15 25% और 15 से ऊपर। जो पहले 10 लाख से ऊपर पे ही कहते थे 30% दो, अब कहते हैं 15 लाख से ऊपर वाली पे 30% दे देना। यानी कंसेशनल रेट तो है। यस और नो? अब देखना यह है कि जहां आपको कोई वो फायदा दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ खाए पिएंगे भी। तो हमने इसके नीचे लिखा है कि ये जो आपकी अभी हमने अब ऑप्शन जो डिस्कस किए है इसको आप एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ एग्जम्पशंस या डिडक्शंस से हाथ धोना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हो इनकम टैक्स एक्ट में हम कई एग्जम्पशंस पढ़ते हैं, सेक्शन 10 वाली, कई डिडक्शंस पढ़ते हैं, कुछ 80 वाली भी पढ़ते हैं, कुछ चैप्टर के अंदर वाली भी पढ़ते हैं। जैसे अगर आपको याद हो सैलरीज में हम सेक्शन 16 की डिडक्शन पढ़ते थे, 16(2), 16(3), ध्यान आ रहा है? 16 माने स्टैंडर्ड डिडक्शन। कुछ डिडक्शंस होती थी चैप्टर के अंदर, हेड्स के अंदर, और कुछ डिडक्शंस होती थी 80C to 80U वाली। अब यहां पहली बात तो मैंने पूरा सेक्शन ना डिस्कस करके एक पॉइंट तो मैंने यहां पे शुरू में लिख दिया एक्सेट्रा, यानी पूरी डिस्कशन अभी हम नहीं कर रहे। आज मेरा मकसद है सिर्फ इसका एक ओवरव्यू देना आपको कि हाँ ऐसा कुछ आया है, ताकि आपको डर ना रहे कि पता नहीं हाय हमारी अमेंडमेंट्स होगी। होता क्या है टैक्स के सब्जेक्ट में, बच्चा अमेंडमेंट से इतना डरा होता है, उसे ये लगता है कि यार पुरानी बुक उठाऊं भी कि ना उठाऊं, पता नहीं इसमें से सब कुछ ही चेंज तो नहीं हो गया। ऐसा नहीं होता। तो एक बार आपको ओवरव्यू मिला होगा, एटलीस्ट आप डरोगे नहीं कि यार मेरे को बुक उठानी है कि नहीं उठानी है। यस और नो? कौन कौन से एग्जम्पशंस यहां मैंने लिखे हुए हैं जो आपको त्यागने होंगे। आप एलटीसी का एग्जम्पशन नहीं ले सकते, आप सैलरीज में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं ले सकते,
आप जो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस प्रॉपर्टी में जो हम आपको इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अलाउ करते थे, हम आपको वो नहीं लेने देंगे। हम आपको चैप्टर 6A की डिडक्शन यानी कि 80C टू 80U, हालांकि उसमें से कुछ अलाउ कर देंगे, 80CC-D2 अलाउ कर देंगे, 80JJAA अलाउ कर देंगे, यानी ये सब हमें धीरे धीरे क्लियर होगा आगे जाके। अभी सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि कुछ एग्जम्पशंस और डिडक्शंस हमारी मारी जाएंगी और कुछ हमें मिल जाएंगी। यानी सीधा सीधा एक्ट ने क्या ऑप्शन दे दिया, या तो सारी एग्जम्पशंस सारी डिडक्शंस लेके हमें ऊपर वाले स्लैब रेट दे दो, या कुछ एग्जम्पशंस और कुछ डिडक्शंस पे लात मार के हमें ये वाले स्लैब रेट्स पे टैक्स दे दो, और दोनों में से जो आपको ठीक लगता है वो कर लो। हमने आपको ऑप्शन दे दिया। इतना आपको क्लियर हुआ? जिन लोगों ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली, एक टॉपिक करवाया था मैंने सबसे एंड में जाके, AMT ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जिन्होंने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया उन पे AMT की प्रोविजंस भी अप्लाई नहीं होंगी, नीचे लिखा हुआ है, ये भी बजट 2020 ने बोला। अब आप सोचो, चैप्टर 1 में अगर मैं बात करूं तो आप पुराना मटेरियल सारा पढ़ सकते हो चैप्टर 1 का, क्योंकि चैप्टर 1 में जो हमारे क्वेश्चंस है ना टैक्स लायबिलिटी वाले, उसमें हमने कहीं पे भी ज्यादा डिडक्शंस के पॉइंट नहीं लिखे हुए। और अगर मान लो कोई डिडक्शन आ भी गई, आप ये मान के सॉल्व करो कि हम 115BAC का बेनिफिट नहीं ले रहे, हम तो सिंपल टैक्स सॉल्व निकाल रहे हैं। तो चैप्टर 1 में आपको कोई घबराने की बात नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? हाँ, चैप्टर 1 में एक छोटी सी चीज जरूर है, ये वैसे अगर आपको याद हो मैंने पिछले बैच में भी कवर की हुई है, कि जो सरचार्ज होता था, सरचार्ज का जो रेट होता था इंडिविजुअल्स वगैरह पे, वो 10%, 15%, 25% और इवन 37% तक चला जाता था। आप एक काम कीजिएगा, आज एक तो जितना मैंने आपको आज करवाया है, एक तो उसको आप रिवाइज कर लीजिए जरूर, तभी बेनिफिट होगा देखो, वरना फास्ट ट्रैक बैच का बेनिफिट नहीं निकल के आएगा। दूसरा, जहां मैंने आपको सरचार्ज का टॉपिक करवाया था, उसी का एक मैंने एग्जांपल करवाया था आपको, जहां मैंने ये बताया था कि जो हमारा LTCG 112A वाला है ना, या ये वाला हमारा जो STCG 111A वाला है, इनकी वजह से अगर आपका वो बढ़ रहा है सरचार्ज का रेट, तो हाई रेट जो है 25% और 37% वाला, वो इन इनकम्स पे नहीं लगेगा। इस तरह की एक चीज मैंने कवर की थी, आप उसको रिवाइज करके आना। इसमें मैं एक और चीज एडिशन करूंगा, जिसमें कि डिविडेंड का पॉइंट जो नया आया है बजट 2020 में, जो मैंने ऊपर अभी छोड़ा है ये वाला, यहां से कल मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, जिसमें पहली मेरी डिविडेंड की अमेंडमेंट कवर होगी, फिर इसी डिविडेंड की अमेंडमेंट की वजह से जो मेरा चेंज आया है यहां पे सरचार्ज वाले टॉपिक में, वो मैं कवर करूंगा, और उसका एक नया एग्जांपल आपको मैं करवाऊंगा जो काफी हद तक पुराने जैसा ही है, बस इसके अंदर एक मैंने डिविडेंड इनकम भी ऐड कर ली, क्योंकि डिविडेंड पे भी क्या आई है, अमेंडमेंट। इसके अलावा अगर आप चैप्टर 1 में देखोगे ना, बाकी सारी चीजें मोस्टली वही हैं, और चैप्टर 1 में कोई चेंज नहीं है। आप बिंदास अपना चैप्टर 1 रिवाइज कर सकते हो अपनी मेन बुक से। किसी के मन में कोई सवाल, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। एक इस बार के नोट्स में मैंने एक नया टॉपिक छोटा सा उसमें ऐड किया है, नेचर ऑफ लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होते हैं? लिक्विडेटेड डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस की एक केस स्टडी हुई है, ये स्टडी मटेरियल में कवर किया हुआ, तो मैंने कवर किया इस बार, एग्जाम में ज्यादा नहीं आया बट सुन लो एक बार। भाई एक प्लांट ऑर्डर करा किसी कंपनी ने, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सप्लायर ने वो प्लांट मान लो 10 डेज में डिलीवर करना था, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाया, उसने 15 डेज, 20 डेज, 25 डेज, उसने मतलब 10-15 दिन का डिले कर दिया। तो आपने उस पर बोला कि मेरा नुकसान हुआ तो उस नुकसान की भरपाई कर, जो तूने मेरा प्लांट लेट कर दिया, तो उसने आपको डैमेजेस पे कर दिए, उस डैमेजेस का नाम है लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब जिस कंपनी ने लिक्विडेटेड डैमेजेस जिसे मिले, इनकम टैक्स को क्या बोलेगा कि इस पे टैक्स पे करो, भाई ये तो इनकम है आपकी। तो क्वेश्चन इसका ये आता है कि क्या ये जो लिक्विडेटेड डैमेजेस मिले, क्या ये कैपिटल रिसीट है या क्या ये रेवेन्यू रिसीट है? ये सवाल है, इसका नेचर का सिर्फ सवाल है कि इस तरह के जो डैमेजेस आपको मिले, जिसको मिले, किसको मिले? जिसने प्लांट ऑर्डर किया था, क्या उसके लिए कैपिटल रिसीट है या रेवेन्यू रिसीट है? ये सवाल है। तो आंसर है इसका कैपिटल रिसीट। इसका रीजन इन्होंने क्या दिया
कि ये आपका जो प्रॉफिट अर्निंग सोर्स एक आना था, ये जो प्लांट मशीन आपने लगानी थी, ये आपका एक प्रॉफिट अर्निंग सोर्स बनता, आपका कैपिटल एसेट आना था ना, उसको आने में का डिले हो रहा है और उसके लिए अगर आपको भरपाई करी जा रही है, दिस इज नॉट योर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, दिस इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल रिसीट। तो इस केस स्टडी में ये चीज क्लियर करी गई कि इसे आप क्या ट्रीट करके चलेंगे, कैपिटल रिसीट। तो नेचर बताना था बस। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, डैमेजेस रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन, इसमें ना वर्ड यूज हुआ है, वर्ड यूज किया हुआ है इन्होंने, मेरे ख्याल मैं वर्ड एग्जैक्टली भूल गया, एक सेकंड को मैं अभी आपको बताता हूं। इस बार के नोट्स में ऐड किया है, जहां कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट का टॉपिक था, डायरेक्टली लिंक्ड विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ अ कैपिटल एसेट, वो ये which leads to delay in coming into existence of the profit making apparatus is a capital receipt। ठीक है, स्टेरलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट अर्निंग सोर्स, बस आप इतना याद रखिएगा, जहां आपका कोई प्रॉफिट अर्निंग सोर्स, क्योंकि वो मशीन क्या थी आपकी, प्रॉफिट अर्निंग सोर्स, उसके लिए अगर आपको कोई भरपाई करके दे रहा है, उसे किस नेचर की रिसीट मान के चलेंगे, कैपिटल रिसीट, ना कि रेवेन्यू रिसीट। तो मैं आज आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको पूरी तरह से रिवाइज करके आएंगे चैप्टर को, और कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और कल हम नया चैप्टर भी शुरू करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस, उसमें भी अमेंडमेंट्स हैं बजट 2020 के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।